हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट एंड हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, नेशनलिज्म इन यूरोप, उसका लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन से करने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आने वाली है आप लोग के एग्जाम के संदर्भ में। यहाँ पर हम लोग बहुत तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को कैसे लिख सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे लिख। देखिए, मैं तो लिख के लाया हूँ, मैं पहले से लिखता हूँ, लेकिन हाँ, पॉइंट वाइज लिख के लाया हूँ। अब कि कैसे आपको एग्जाम में प्रिपेयर होके जाना है, कैसे लिख सकते हैं, उसको ये कोशिश मत करना कि याद करना है। याद करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। समझने की कोशिश करना कि कैसे कैसे लिखा हुआ है और कैसे लिखना है। वो एक बार दो तीन बार लिखने की प्रैक्टिस कर लेना, फिर मैच करना मेरे वाले वीडियो में, और नोट्स से मैच कर लेना। नोट्स जो आपको ऐप पर मिलते हैं उससे मैच कर सकते हैं। वो मैच कर लेना कि कैसे आपको कॉपी में लिखे हैं तो सही है कि नहीं। और अगर अगर आप कॉपी में लिखे हैं तो आप हमको फोटो सेंड कर सकते हैं कि सर मैंने ये लिखा है, और तो चेक करके बता दीजिए क्या कुछ गलती हो सकता है, क्या कुछ सुधार हो सकता है। ये सारी चीजें हम आपको डाउट प्रोग्राम सेक्शन में आपको बता दिया जाता है। किसमें सर? ऐप में, है ना? इसमें ये सारे फंक्शन ऐप में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को बढ़िया से। मजा आएगा पढ़ने में। क्लास 10 हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये 2027 के लिए है ऑब्वियसली, है ना? जहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स बिहार बोर्ड का पहला एग्जाम देने वाले हैं, बहुत बच्चे लोग के साथ मिलके, है ना? इंग्लिश मीडियम में रहने वाली है, बहुत मजेदार रहेगा सेशन। और हाँ, कि जो भी बच्चे हिंदी मीडियम सोचते हैं तो सॉरी, हिंदी मीडियम में ये चैनल नहीं चल रही। हिंदी मीडियम में काफी चैनल है यार, वहाँ पे जाके आप लोग पढ़ सकते हैं। ये चैनल मैंने खास अपने इंग्लिश मीडियम के छात्र के लिए बनाया, स्टूडेंट्स के लिए बनाया, जो बहुत ही उत्सुक है पढ़ने के लिए, लेकिन उन्हें कोई साधन सोशल साइंस में हेल्प नहीं मिल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन से शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखो भाई, सबसे पहले अपनी जो सेशन होने वाली है, अपनी जो सेशन होगी ये वाली, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली। तो सबसे पहले लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, अगर आपके फ्रेंड है और न्यू है चैनल पर तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और अपना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना, है ना? चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सर इसका नोट्स जो है वो कहाँ पर मिलेगा। ठीक है, देखो, ये सेशन, ये चीज हम क्यों लिखते हैं हर बार, है ना? ये चीज हम क्यों लिखते हैं हर बार? क्यों? आप लोग को याद रहे, है ना? क्या रहे? याद रहे। अच्छा, नोट्स कहाँ से लेना है? सबसे पहले आपको नोट्स जो है वो चीजें आपको कहाँ मिलेगी नोट्स वाली? तो सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, हमारे जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से। ठीक है, लिंक को एक्टिवेट कर दिया गया है, पहले लिंक डीएक्टिवेट था। पहले मैं बता दूं तो पहले वाला जो लिंक था वो डीएक्टिवेटेड था, अभी एक्टिवेटेड हो चुका है। ठीक है, इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको बैचेस वाली सेक्शन में जाना है। बैचेस वाली सेक्शन में जाने के बाद आपको नोट्स, वहां पर स्टडी बाय सब्जेक्ट लिखा होगा। क्या लिखा होगा? स्टडी बाय सब्जेक्ट, एक टैग बना होगा। वहां पर आप लोग जाएंगे ना तो वहां पर हिस्ट्री मिलेगा। इसको ओपन करने के बाद हिस्ट्री लिखा होगा सेक्शन का नाम, और उसके बाद चैप्टर नंबर 1 होगा। वहां पर आप लोग को व्यू नोट्स करके एक टैग मिलेगा। क्या मिलेगा? व्यू नोट्स करके एक टैग मिलेगा। वहां पर आप लोग को चले जाना और वहां से आप लोग को डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स। ठीक है, तो ज्यादा स्टेप नहीं है, 4-5 स्टेप है, आप लोग कर सकते हैं। चलिए, ये अच्छा, ये मैंने लगा दिया। यहाँ से आप लोग ऐप डाउनलोड नहीं कर सकते, इससे बिल्कुल नहीं करना, ये लिंक एक्टिवेटेड नहीं है। जो मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन पर, है ना, वो लिंक को जाके क्लिक करना, वहां पर ये लिंक मत करना, ये स्कैन कर मत करना, इसको हम बाद में चेंज कर देंगे। ठीक है, our new features अवेलेबल है, क्लाउड प्रोग्राम, बोर्ड अपडेट्स, टेस्ट सीरीज, लाइब्रेरी, एक्साइटिंग, ये सारा चीज आप लोग अपने ऐप पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, अच्छा ये अपना होम पेज है। ये क्या है सर? ये अपना ऐप का होम पेज है। ठीक है, ये ऐप का होम पेज है। आप लोग जैसे ही ऐप खोलोगे तो ये होम पेज आपको क्लिक में मिलेगा, जो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, है ना? यहाँ से अपना चेक ऑल कोर्सेज कर सकते हो। ठीक है, चलिए, फिर यहाँ पर आप लोग अपना देख सकते हो स्टूडेंट ट्रस्ट। हाँ, अब उसके बाद आता है ट्रेंडिंग बैच। ये बैच इस वाली सेक्शन ऐड हो चुकी है। सफलता बैच आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और यहाँ से आप लोग फिल फॉर्म कर देना। एक फॉर्म आएगा, उसको फिल कर देना। ठीक है, माउस से लिख रहा हूँ, सॉरी। एक बार फिल कर देना, इस फॉर्म को एक बार फिल कर देना, ताकि मुझे पता चलता है, मुझे पता चल जाए कि आप
इस बैच से पढ़ने वाले हो, ठीक है। और उसके बाद एक्सप्लोर करके आप लोग क्लिक कर सकते हैं। एक्सप्लोर करने के बाद आपको सारा सेक्शन मिल जाएगा। ये लाइब्रेरी है सर अपना, ये लाइब्रेरी है अपना, आप लोग देख सकते हैं सारा चीज, ठीक है। ये डाउट फोरम है, इसी की मैं बात कर रहा था। यहाँ पर आप लोग अपना फोटो खींच के भेज सकते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती है, ठीक है। चलिए अब आप पढ़ते हैं अपना क्लास 10 हिस्ट्री का, नेशनलिज्म इन यूरोप, बिहार बोर्ड, शॉर्ट क्वेश्चन। जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं सर, एकदम शॉर्ट क्वेश्चन सर, एकदम हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, जो अपना टाइम स्टैम्प वाले बच्चे हैं वो टाइम स्टैम्प में जाके सारा कुछ देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़िया, स्टार्ट करें। यस, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं ना। सबसे पहले मेरी शक्ल पर मत जाओ, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखने वाले, ठीक है। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन अपना आता है कि नेशनलिज्म इन यूरोप है क्या। नेशनलिज्म है क्या, है ना। नेशनलिज्म, व्हाट इज नेशनलिज्म। जैसे मैंने बताया है कि नेशनलिज्म कुछ है नहीं, वो एक फीलिंग है। किसके, डिवोशन है, शक्ति है, लव है, प्यार है अपने नेशन के प्रति, अपने नेशन अपनी कंट्री के प्रति एक प्यार है, जो भावना उत्पन्न होती है उसे हम लोग नेशनलिज्म कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन भी लिखी हुई है, ज्योग्राफिकल, कल्चरल और सोशल एनवायरनमेंट की। अगर आप लोग को ज्योग्राफिकल अपना एरिया ऐसा पसंद आ रहा है कि हम लोग, जैसे अभी अपनों का अभी सीजेपी प्रोटेस्ट चल रहा था, सीजेपी प्रोटेस्ट, इसमें आप लोग ने देखा कि कैसे हम लोग के कुछ कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा करके गए, है ना। बहुत ही अपना मतलब प्रोटेस्ट हुआ, वहां पर एजुकेशन मिनिस्टर को चेंज किया गया। बहुत ही अच्छा तरीके से प्रोटेस्ट हुआ था, आप लोग देखे भी, है ना। ठीक है, तो वही नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद, है ना। व्हाट इज, अच्छा इसमें और कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं मुझे। फीलिंग ऑफ डिवोशन एंड लव टुवर्ड्स वन नेशन, अपने नेशन के प्रति प्यार है यार, ना नेशनलिज्म, है ना। व्हाट इज मैटरनिंग केयर, ये एक बहुत अच्छा सवाल। मैटरनिंग केयर ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। क्या है इंपॉर्टेंट, जो आप लोग के एग्जाम में हमेशा पूछा, हमेशा है, हमेशा। इसको स्टार हम 3 स्टार, ठीक है, 3 स्टार, ठीक है। मैटरनिंग केयर, मैटरनिक कह रहा है क्या। मैटरनिक, मैटरनिक पहले क्या कौन था ये आप लोगों को पता है कि कौन था सर, चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था वो मैटरनिक था, और उसने एक डोमिनेंट, बहुत प्रभावशाली रोल निभाया है कहाँ पर, यूरोपियन पॉलिटिक्स में, है ना। फ्रॉम 1815 टू 1848, ठीक है। उसके बाद 1850 से 1848 को ही हम लोग मैटरनिक के एरा कहते हैं। 1850 तक, 1815 तक जो था वो क्या था, नेपोलियनिक, कौन सा एरा था, नेपोलियोनिक एरा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है, नेपोलियनिक एरा, नेपोलियनिक फोर्ड, ये सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन, ये बहुत ही सब इम्पोर्टेंट है। 1815 के पहले, है ना, बिफोर 1815, बिफोर हम लिख देते हैं यहाँ पर 1815, ठीक है, बिफोर 1815, ठीक है। अच्छा, नेपोलियनिक क्या, नेपोलियनिक कोड कब लागू किया गया था, ये जल्दी से बता दो। 1804, 1804, ठीक है, बढ़िया। 1804 में ये लागू किया था, ठीक है। मैटरनिक एरा क्या था समझ में, मैटरनिक के बारे में कहना है, कैसे लिखना है वो मैं बता रहा हूँ। मैटरनिक एरा के बारे में लिखना है, फिर वो क्या किया था वो लिख देना, और 1815 से 1848 तक मैटरनिक एरा चला। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कांग्रेस ऑफ वियना। कांग्रेस ऑफ वियना का मेन मुद्दा क्या था, क्या उसको लाने का जरूरी पड़ा, वो ज्यादा जानना बहुत जरूरी है। इन 1815 1850 में ये कॉन्फ्रेंस हुआ कहाँ पर, वियना, कहाँ पर, वियना में। जो ये क्या था वियना, ये ऑस्ट्रिया का क्या था, कैपिटल था। कल ही पढ़े थे ना, ऑस्ट्रिया मतलब पिछले वाले लेक्चर में पढ़े होंगे। ऑस्ट्रिया का क्या था, और द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया यहाँ पे लिखा हुआ भी था, ध्यान नहीं, ठीक है। नोन एज द कांग्रेस ऑफ वियना, ठीक है। इट वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर मेटरनिक। ये किसके प्रिसाइडेड था, मतलब मेटरनिक के द्वारा ये लाया गया एक कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इसका मेन मुद्दा क्या था, रीस्टोर, सॉरी, टू अपोज रिपब्लिकन आइडियल्स एंड रीस्टोर ट्रेडिशनल मोनार्कीज इन यूरोप, ठीक है। यूरोप में पुराना प्रजा को, पुराना प्रथा को लाना, पुराना मोनार्की सिस्टम को लाना, वो सारा इसका काम, ठीक है। ये रिपब्लिकन आइडियल्स को अपोज करते थे। बट वेयर द मेजर चेंजेस ब्राउट अबाउट द ट्रीटी ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ वियना के द्वारा जो लाई गई चेंजेस है उसके बारे में चर्चा करें, ठीक है। तो सबसे पहले आपका चर्चा आता है कि रिस्टोरेशन इन फ्रांस। फ्रांस में क्या रिस्टोर हुआ सर,
बर्बर डायनेस्टी को रिस्टोर किया गया और लुइस 16 को किंग ऑफ फ्रांस बनाया गया। ठीक है। डिवीजन ऑफ इटली, इटली को डिवाइड किया गया किसके द्वारा, इनटू स्मॉलर स्टेट्स। कौन डिवाइड किया था, ये तो देखिए मेटरनिक लिखा हुआ है, मेटरनिक डिवाइड किया था। जर्मन कॉन्फेडरेशन हुआ था और जिसके अंदर 39 जर्मन स्टेट्स बना था और कीपिंग इट अंडर ऑस्ट्रियन इन्फ्लुएंस। तो ये लिख सकते हो ये सारा चीज। ठीक है। लास्ट वाला हल्का सा भी लिखोगे, ये फॉर्मा तक भी तो चले। ये देखो शॉर्ट क्वेश्चन पर चर्चा करें, अभी हम लोग क्या करें, शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन में इससे ज्यादा क्या ही लिख, इससे ज्यादा क्या ही लिख। नेक्स्ट, स्टेट टू अचीवमेंट्स ऑफ द कांग्रेस ऑफ वियना। कांग्रेस ऑफ वियना का दो अचीवमेंट्स हमें बता। अच्छा, ये जो वियना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में जितनी जानकारी आपको पता होगी उतनी अच्छे तरीके से इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे तरीके से सारा क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि अचीवमेंट्स क्या थे, जो भी अभी हम लोग पढ़ेंगे पीछे वाले क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे, मेजर चेंजेस क्या हुआ था, कॉन्फ्रेंस क्या हुआ था, कॉन्फ्रेंस क्या होता है, ये सारा चीजें। तो तो अचीवमेंट्स जानते ही हैं क्या, कि रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड ऑर्डर, जो मैं अपना बourbon डायनेस्टी फ्रांस में आ गया था और लुईस राजा बन गया था। किसने किया था, मेटरनिक। सिंपल। सेपरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, सेम आप लोग ये भी लिख सकते हैं, राइट। वो अचीवमेंट्स या मेजर चेंजेस दोनों लिख सकते हैं यार, है ना, दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, सेम ही है क्वेश्चन, क्वेश्चन सेम है, सेम। यहाँ पर लिख देगा, यहाँ पर लिख देगा, एक मिनट। same as previous, as previous। ठीक है, सेम एज प्रीवियस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, हु अडॉप्टेड द गोल्डन मीन पॉलिसी, गोल्डन मिडिल क्लास पॉलिसी, कौन अडॉप्ट किया था यार, कौन है जो गोल्डन मीन पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, और क्यों अडॉप्ट किया, क्यों अडॉप्ट। सिंपल क्वेश्चन, बहुत। सबसे पहले आंसर क्या होगा, लुइस फिलिप जो थे वो गोल्डन मीन पॉलिसी को किसके लिए, अपीज हिज पॉलिटिकल अपोनेंट्स, अपना पॉलिटिकल अपोनेंट्स के द्वारा, सॉरी पॉलिटिकल अपोनेंट्स को लाने के लिए गोल्डन मीन पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया था। ये देखो, ये एक न्यू न्यू क्वेश्चन, ये क्या है, न्यू प्लस इम्पोर्टेंट, ये अभी तक आया नहीं, ये अभी तक आया नहीं है। ठीक है, ये अभी तक आया, ठीक है। ऑल्सो लुइस फिलिप जो है एक लिबरल रूलर थे और ये अपॉइंट किए थे गीजो, गीजो लोग पढ़े थे ना, गीजो, गीजो स्टॉन्च रिएक्शनरी, जो रिएक्शनरी था, रिएक्शनरी किंग था, और ऑल मेजर रिफॉर्म्स एज हिज प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा वन ऑल मेजर रिफॉर्म्स एज हिज प्राइम मिनिस्टर, तो वो जितना भी रिफॉर्म था वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो वो सारा चीज पोज करने लगा। वो ऐसा बहुत बड़ा शासक है ना, रिएक्शनरी। ठीक है, रिएक्शनरी किंग। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वेयर द कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1848। 1848 जो रिवॉल्यूशन हुआ अपना, वो उसका कारण क्या था, इसका रिजल्ट्स भी लिखने आ सकता है आपको, है ना, रिजल्ट्स भी लिखने आता। तो जब मैंने थ्योरी वाली क्लासेस पढ़ाई होगी ना, जब मैंने थ्योरी वाली क्लासेस पढ़ाई होगी उसमें मैंने कॉजेज, रिजल्ट्स, वो क्या था, वो सारा चीज पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये आप लोग कर सकते हैं खुद से। ठीक है, तो देख लेना क्या क्या चीजें। ठीक, थ्योरी क्लासेस में मैंने पढ़ाया है इसलिए इसको हम अवॉइड करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है सर, है ना, रिजल्ट, ये सारा चीज लिखने आ सकता है, सारा चीज लिखने आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रोल ऑफ ऑस्ट्रियन यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी। एकदम बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन। व्हाट वाज द रोल ऑफ ऑस्ट्रियन यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी। बहुत ही अच्छा सवाल है, क्या मैं बताऊं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, ठीक है, इम्पोर्टेंट, एग्जाम के संदर्भ में बहुत ही बेहतरीन सवाल। ठीक है, चल इसको एकदम मार्क कर लो कि एकदम लर्न करना ही करना है। ठीक है, क्या करना है, लर्न, नॉट नो अवॉइड, नॉट एनी कॉस्ट, एनी कॉस्ट अवॉइड, अवॉइड। आई, व्हाट वाज द रोल ऑफ ऑस्ट्रियन यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ये पढ़। ऑस्ट्रिया का क्या रोल था, ऑस्ट्रिया का बिगेस्ट, ऑस्ट्रिया जो था वो बिगेस्ट ऑब्स्टिकल यूनिफिकेशन ऑफ बोथ नेशन, किसका किसका,
इटली और जर्मनी का, है ना, बिगेस्ट ऑब्स्टिकल, मतलब बहुत बड़ा बाधा डाल, है ना। ऑस्ट्रिया डायरेक्टली रूल्ड इन इटालियन टेरिटरीज लाइक वेनेटिया एंड लोम्बार्डी। ऑस्ट्रिया जो है वो डायरेक्ट इटालियन टेरिटरीज पर, इटालियन के प्रदेश में वो डायरेक्ट रूल करना करता, है ना, जैसे वेनेटिया हो गया, लोम्बार्डी हो गया, है ना। When Mazzini attempted to unite Italy, Metternich crushed the civil uprising. मजनी जब इटली आया और यूनाइट करने की कोशिश किया तो मेटरनिक ने उसे चूर कर दिया। इन जर्मनी मेटरनिक suppressed nationalism sentiment using repressive measures like a Karlsbad decrees। ठीक है, कास्बा डिक्रीज को जैसे मेजर्स को लेकर ऐसा पॉलिटिकल मुद्दा लेकर मेटरनिक ने जर्मनी को जर्मनी को भी दबाने की कोशिश की ऑस्ट्रिया की तरफ से, है ना। चलिए, हाउ डिड नेपोलियन बोनापार्टे हेल्प इन स्प्रेडिंग नेशनलिज्म अक्रॉस यूरोप। तो नेपोलियन बोनापार्टे कैसे नेशनलिज्म फैला दिया अक्रॉस यूरोप में पूरे नेशनलिज्म को कैसे बढ़ावा दिया, ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा सवाल रहे। अच्छा, नेपोलियंस मिलिट्री इन्वेजन्स, नेपोलियंस मिलिट्री इन्वेजन्स क्या कह रहा है? नेपोलियन के जो मिलिट्री लोग थे, truly national, to national setting after conquering Italy, he recognized the republics। ठीक है, तो उसके बाद 1806 में वो एक कॉन्फेडरेशन करते जर्मनाइज से कहते हैं जर्मनी में। फिर ही ट्रांसफर फ्रेगमेंटेड टेरिटरीज, डिस्ट्रिक्ट पॉलिटिकल यूनाइट्स, बहुत सारा अच्छा सा काम किया था, लेकिन लास्ट में से हार नहीं पाता फॉर द फ्यूचर ऑफ इटली एंड नेपोलियन का सब मिलिट्री अपना एक नेशनल स्टेट के लिए बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट रोल करता है ना। कॉन्टिनेंट राज वो तीन बनता है। ठीक है, तो क्या 1806 में वो कॉन्फेडरेशन बना के बाद अपना सारा बढ़ा ही दिए हैं। बढ़ते हैं आगे, वो बाद मजनी, मजनी कौन था? तो मजनी एक राइटर, staunch supporter of democratic ideals and a capable of command, मतलब capable ऐसे वैसे कमांडर नहीं, capable capable important important line। He was a member of the secret society कार्पेट, secret society गुप्त और गुप्त समाज, है ना, गुप्त समाज कार्पेंट्री ग्रुप जो था उसके बारे में। आइए पढ़ते हैं आगे। ही फाउंडेड यंग इटली 1831 में और यंग यूरोप 1834 में बनाया गया, तो इंस्पायर्ड नेशनलिस्ट मूवमेंट अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, यानी कि पूरा यूरोप। बढ़िया, जब आसान समझ आसान। मजनी कौन था? मजनी एक राइटर था, एक था, था कहाँ का? वेबसाइट का, और ये में फाउंड किया, ये यूरोप में क्यों नेशनल मूवमेंट अक्रॉस द कॉन, डिस्कस द बॉक्स ऑफ डेरिवेटिव, ये सारा लोग कर चुके हैं थ्योरी वाली क्लासेस में, थ्योरी वाली क्लासेस में। और ये पी वाई क्यू है, पी वाई क्यू की थ्योरी वाली क्लास करते हैं, प्लस ये पी वाई प्लस ये क्या है, पी वाई। चलिए, तो 14 और 16 में ऑब्स्टिकल यूनिफिकेशन, व्हाट वर द मेन ऑब्स्टिकल? तो अपना वही था, जर्मनी, सॉरी ऑस्ट्रिया। और एक पहला ऑप्शन, उसके बाद जर्मनी को जो 300 स्मॉल और बड़े बड़े जो राज्य में तोड़ा गया था वो था। नॉर्थ जर्मनी को अलग कोई राज कर रहा था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट मिलकर साथ को राज कर रहे थे। लेक ऑफ नेशनलिज्म था जर्मनी में, ये बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल। जर्मनी रिफॉर्म, जर्मनी को बनाया गया 84 में, जब जर्मन इकोनॉमिक यूनियन लेना चाहते थे, उन्हें जर्मनी नाम संगठन का स्थापना किया, जो व्यापारी के द्वारा लाया गया इकोनॉमिक ना, अंडर द लीडरशिप ऑफ के द्वारा लाया गया टू अचीव इकोनॉमिक एंड कमर्शियल इक्वालिटी, अपने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ये जॉलबरी नामक ग्रुप। ठीक है, जॉलबरी नेशनलिस्ट
tendencies by overcoming research trade value। ये कोई ज्यादा लाइन है नहीं, कोई कुछ नहीं, इसको नहीं भी लिखोगे चले, है ना। तो ज्वेलरी क्या प्रमोट करता था नेशनलिस्ट भागवत का रीजनल ट्रेड, रीजनल आर्क, मतलब अपने जो रिलीजन थे उसके बारे में नहीं, अपने ठीक है। और नेशनलिस्ट प्रमोट करता था, सिंपल ये लाइन क्या आना चाहिए, है ना। 2025 में हाँ। चल अच्छा, दो क्वेश्चन अपने और है इसके साथ में, उसके बाद हम लोग लॉन्ग में आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ वाज द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इम्पॉसिबल फॉर बिस्मार्क विदाउट विलियम वन। विलियम वन के बिना बिस्मार्क के लिए कैसे जर्मनी का यूनिफिकेशन एक इम्पॉसिबल टास्क बन गया था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे ये चीजें होती, ठीक है। आई तो देखिए, इस क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि विलियम वन के बिना बिस्मार्क ने कैसे जर्मनी को एक इम्पॉसिबल टास्क को एक पॉसिबल टास्क बनाया, ठीक है। चलिए यही पढ़ते हैं, इसका ज्यादा थ्योरी जो है वो डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर का पार्ट कर रहे हैं, तो इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं होगी, ठीक है। जो आंसर लिखा है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो विलियम वन जो है वो जानते थे कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एक इम्पॉसिबल है विदाउट डिफीटिंग ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस, विदाउट डिफीटिंग ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस। ये सभी को पता था कि जर्मनी का जो यूनिफिकेशन है वो इम्पॉसिबल है। कैसे सर? ऑस्ट्रिया और फ्रांस को हरा के बिना बिना हराए हम जर्मनी का यूनिफिकेशन कर ही नहीं सकते, है ना। तो जिसके कारण से ये एक बहुत इम्पॉसिबल टास्क बन जाती थी, ठीक है। फिर हम लोग को इसके लिए क्या करना, टू अचीव दिस विलियम अपॉइंटेड बिस्मार्क एज हिज चांसलर। बिस्मार्क ने क्या किया, सॉरी विलियम ने क्या किया कि बिस्मार्क को चांसलर बनाया। और विलियम अगर नहीं बनाता चांसलर का तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी होती ही नहीं। देखिए शॉर्ट में लिखना था, इसलिए हमने लिखा। दो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज्यादा लंबा है नहीं, तो इसीलिए हम लोग इसको शॉर्ट में लिखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ज्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात है नहीं। शॉर्ट में लिखे हैं कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी क्यों दिक्कत थी। सबसे पहला बात कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस को हरा के बिना बिना हराए हम लोग जर्मनी का यूनिफिकेशन कर ही नहीं सकते थे। और उसके बाद इसको अचीव करने के लिए हम लोग को विलियम ने क्या किया, बिस्मार्क को अपॉइंट किया चांसलर के रूप में। और अगर विलियम नहीं अपॉइंट करता चांसलर के रूप में तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कभी पॉसिबल ही नहीं थी, इम्पॉसिबल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि व्हाट पॉलिसी डिड बिस्मार्क अडॉप्ट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। बहुत बार कुछ क्वेश्चन पूछा गया है एंड दिस इज द आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आई है, आप लोग कर लीजिए, ये भी आई मार्क कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, इसका जो भी नोट्स है वो सबको पता होना चाहिए कि नोट्स जो है सर वो आपको ऐप पर ही मिलने वाला है। नोट्स कहाँ मिलेगा? ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो जाके आप वहां से डाउनलोड करिए एंड अचीव करिए, ठीक है। और अगर किसी को दिक्कत आती है तो वहां पर टेलीग्राम पर आपको जाना है, और टेलीग्राम पर आपको जाना है कांटेक्ट में, ठीक है। कांटेक्ट अस में आपको टेलीग्राम पर मतलब मेरे ऐप में भी कांटेक्ट है, डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट अस का बटन बटन लगा हुआ है, वहां पर जाइए और मेरे से कांटेक्ट करिए। जो भी दिक्कत होती है, जो भी परेशानी होती है, जो भी स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, जो भी स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, ठीक है, वो सारा चीज आप वहां से हमसे मांग सकते हैं, आप हमसे मांग सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऐप पर नहीं जाना चाहते हैं तो टेलीग्राम के, लेकिन ऐप पर जाइए, ऐप से नोट्स इस्तेमाल करिए, ठीक है। वहां से स्टडी मटेरियल डाउनलोड करिए, हाँ ठीक है। ये सारा चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में देने वाला, ठीक है। स्टडी मटेरियल, जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए, लेकिन हाँ, स्टडी मटेरियल में सर आप 1-2 चैप्टर का ही मान सकते हैं फ्री। उसके बाद आप मांगिएगा तो हम सर पेड आपसे लेने वाले, ठीक है। 1-2 हम आपको फ्री दे देंगे सिंपल की तरफ से, कि आप लोग 1-2 इस्तेमाल करके देखिए कि आपको समझ में आता है। उसके बाद अगर आपको पसंद आया तो मैं आपसे पैसा लूंगा, ठीक है, पेड करूंगा। लेकिन अभी पेड नहीं है, फिलहाल फ्री रखे हैं, सब कुछ सारा चीज फ्री है, आप जाके इस्तेमाल करिए। टेलीग्राम में हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए, अच्छा इसे को मिटाते नहीं ताकि अब नोट्स में जो सब कुछ ठीक है। चलिए, व्हाट पॉलिसी डिड बिस्मार्क, कौन सा पॉलिसी, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिस्मार्क ने कौन सा, अच्छा पैसा जो ले लगेगा ये मैं पहले बता देता हूँ।
ये जो पेड है इस नोट्स के लिए नहीं है। ये नोट्स जो है ये बिल्कुल फ्री आपको ऐप पर अवेलेबल मिलेगा हमेशा। कभी भी इस नोट्स का जो आपको पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस नोट्स का कभी भी मैं पैसा नहीं लूंगा। आपको पैसा लिया जाएगा प्रिंटेड नोट्स का, प्रिंटेड नोट्स। ठीक है। अब सॉफ्ट कॉपी में आपको होगी। ठीक है, आप उसे प्रिंट करवा के हार्ड कॉपी में पढ़ सकते हैं। एकदम बहुत अच्छा सुंदर तरीके से मैंने बनाया है। प्रिंटेड नोट्स है, बहुत कुछ है उसमें। वो आपको मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप टेलीग्राम में हमसे कांटेक्ट करिएगा, है ना? एक दो सिंपल में हम आपको दे सकेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ब्लड एंड आयरन क्या रक्त एवं लोह की नीति अपनाया गया था? किसने अपनाया था? बिस्मार्क ने। फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। बिस्मार्क बिलीव करते थे, बिस्मार्क बिलीव that the unification of Germany was impossible without a strong army, which is why he fought wars against Denmark, Austria and France। 3 बार लड़े गए थे बिस्मार्क के द्वारा। कौन कौन से? डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के द्वारा 3 बार लड़े गए थे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को पॉसिबल टास्क बनाने के लिए। विदाउट अ स्ट्रॉन्ग आर्मी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की पॉसिबल टास्क थी बिस्मार्क के। तो उन्होंने क्या किया? डेनमार्क से लड़ा, ऑस्ट्रिया से लड़ा और फ्रांस से लड़ा, ताकि एक बहुत सारे स्ट्रॉन्ग आर्मी बन सके और एक यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी अपना कंप्लीट हो सके। चलिए नेक्स्ट आते हैं। व्हाट वाज द नेपोलियनिक कोड? ये सवाल 2024 में भी आया है। है ना? 2024 में नेपोलियन का कुछ आया है, देख ले सकते हैं आप लोग। ठीक है। और नेपोलियन ने 1804 में एक कोड लाया था, जिसे हम लोग यूनिफाइड सेट ऑफ सिविल लॉज कहते हैं। यूनिफाइड सेट ऑफ सिविल लॉज मतलब एक कुछ कानून जिसको हम लोग इकट्ठा इकट्ठा हम लोग रख के 1804 में नेपोलियन ने बनाया। ठीक है। उसके बाद इस्टाब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर, उसके बाद एक नियम था कि वो इस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। हर लॉ के पीछे सभी लोग एक मतलब कानून के आगे सब एक है, ये एक लॉ था वहां पर। सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी अक्रॉस फ्रांस एंड इट्स कंट्रोल टेरिटरीज। मतलब अपना जो राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया फ्रांस में, और जिसके पास भी प्रॉपर्टी का राइट नहीं था उन्हें दिया गया। नेपोलियन ने ये 3 चीजें लागू की थी। बहुत ही अच्छा चीज, बहुत ही इम्पोर्टेंट आनी चाहिए। ठीक है, समझ में आता है? बहुत अच्छा। लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का आता है सर आपके पास। 5 मार्क्स का आता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। मतलब सर ये जो इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आप लोग के लिए 5 मार्क्स का है। 5 मार्क्स मतलब 1%, है ना? 5 मार्क्स मतलब 1%, और वन एक एक परसेंट ही आपको 95 तक लेके जाएगी। 95% लाना है। तो इस वीडियो को जल्दी से खत्म करते हैं। डिस्कस द कंट्रीब्यूशंस ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे टू द स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। कैसे नेपोलियन बोनापार्टे ने यूरोप में नेशनलिज्म को बढ़ाया? वैसे मैंने तो इसे और थ्योरी वाली चैप्टर्स में सारे कुछ डिस्कस किया है कि नेपोलियन बोनापार्टे ने कैसे हारे, क्या किया था, वो सारा चीजें मैंने डिस्कस किया। पर फिर भी मैं यहाँ पर समझाना चाहता हूँ, जो बच्चे नहीं देखे वो वीडियो तो जाके देख ले। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तब भी मैं यहाँ पर समझाना चाहूंगा। चलिए समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। फॉलोइंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789, 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया था। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्टे एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रखते हैं नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए यूरोप में। ठीक है, ठीक है। राइज टू पावर एंड लॉस, एक पावर बढ़ती है, कानून बनता है, क्या जिसे हम लोग नेपोलियन कोड कहते हैं, 1804 में लागू होती है। ठीक है। इस्टेब्लिश करते इस्टेब्लिशिंग लीगल इक्वालिटी एंड मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। एक लीगल इक्वालिटी आती है, सभी लोग के पास मॉडर्न रिफॉर्म्स होती हैं, कुछ कुछ कानून चेंज होती है, एक मैसेज जाती है न्यू एरा को कि कैसे हम लोग यूरोप में भी एक फ्यूडल सिस्टम ला सकते हैं। ये सारी पूरी यूरोप में फैलती है, ये सारी इन्वेंजर्स, और एक मैसेज जाती है न्यू एरा का। ठीक है। फिर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स होता है। अ, जर्मन राइन बनता है 35 स्टेट्स का। थ्योरी में हम लोग पढ़े थे। 35 स्टेट्स का एक जर्मन राइन बनता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना?
कॉन्फेडरेशन ऑफ जर्मन राइट। और उसके 1806 में 1806 में जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट होता है कि कैसे इटली और जर्मनी के पीछे ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशंस को लाया गया, और इटली और जर्मनी के बहुत सारा जो पॉलिटिकल आउटलाइंस था उसको फैलाया गया पूरे यूरोप में, लेइंग द फाउंडेशन फॉर देयर इवेंचुअल यूनिफिकेशन। उसके बाद फॉल ऑफ नेपोलियन होता है 1815 में, वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन हारा जाता है और उसके बाद उसे जेल हो जाती है एक आइलैंड में जिसका नाम था हेलेना आइलैंड, सेंट हेलेना आइलैंड। और एक अलाइड फोर्सेस होती है जो मतलब आइलैंड के ही होते हैं, और वेरी डिफीटेड इन सॉरी वेरी डाइड इन 1821, जहां पर 1821 में यानी कि 1821 में वो उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, ये सारा चीजें नेपोलियन के बारे में थी कि वो यूरोप में कैसे सारा चीज फैला हुआ था। ठीक है, उसके बाद गिव ए डिटेल्ड अकाउंट फॉर द रिवॉल्यूशन ऑफ जुलाई 1830 को कैसे एक डिटेल अकाउंट बताना है, रिवॉल्यूशन क्या क्या हुआ था। तो ये सारा चीजें तो मैंने पढ़ा दिया था, फिर भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, ये यार सबको समझा दिया कोई नहीं। लेकिन ये सारे क्वेश्चंस आप लोग को करने हैं खुद से, जिसको भी ये आंसर पसंद आ रहा है बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर नहीं पसंद आ रहा है तो आप इस क्वेश्चंस की खुद से लिखने की कोशिश करें आंसर को, ताकि आप लोग वहां पर ब्यूटीफुल तरीके से आप लोग अपना नंबर 95% जरूर से जरूर हासिल कर पाए। ठीक है, ऑटोक्रेटिक रूल होती है जहां पर चार्ल्स टेन जब फ्रांस का राजा बनता है 1824 में, तो वो एक ऑटोक्रेटिक और रिएक्शनरी रूलर होता है। उसके बाद रिएक्शनरी मतलब प्रतिक्रियावादी शासक, उसने फिर चार्ल्स टेन ने पॉलिग्नेक प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है जो एक स्पेशल प्रिविलेज देता है, सारे लिबरल्स को थोड़ा सा तंग भी करता है। फिर फोर्ड ऑर्डिनेंस होती है, आउटब्रेक ऑफ अवर सिविल वार, फिर सिविल वार स्टार्ट हो जाता है 1830 में, जिसे हम लोग जुलाई 1830 रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, उसका रिजल्ट्स क्या क्या था ये सारा चीज आप लोग को पढ़ सकते हैं कि एंड ऑफ द बर्बन डायनेस्टी, राइज ऑफ लुइस फिलिप का आना फ्रांस में, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का एक बार फिर से स्टैब्लिश होना फ्रांस में, फिर चार्ल्स टेन का कैसे फ्रांस से भाग जाना इंग्लैंड की तरफ, है ना। चलिए, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जितने भी क्वेश्चन मैंने लाया है सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस पर मैं जितना भी स्टार्ट दे दूं सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है सर ये? क्योंकि इसमें बात हुई है कुछ लोगों की बात हुई है, कुछ लोगों की बात हुई है मजनी, केवर, गैरिबल्डी के बारे में, है ना। कंट्रीब्यूशन ऑफ मजनी क्या क्या था, ये सारा चीजें मैं थ्योरी की क्लासेस में बता चुका हूँ। मैं इस क्वेश्चन को तो एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ यार, बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, फिर एक बात आता है बिस्मार्क के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी रोल है ना यार, कि काउंट केबुल क्या किया था, बिस्मार्क ने क्या किया, ये सारा चीजें आप लोग को पढ़ के आना है, पढ़ लेना है एक बार। ठीक है, उसके बाद ग्रीक वार इंडिपेंडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मैं समझाता हूँ। ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो था, ग्रीक जो था वो एक रूल में बंधा हुआ था किसके? टर्की के, ऑटोमन एम्पायर, जिसको हम लोग ऑटोमन एम्पायर बोलते हैं, उसके अंदर ग्रीस था। फिर इसके पास अर्ली ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जो एक नाम हुआ हिटारिया फिलिके, जिस जो ओडिशा में था, उड़ीसा नहीं ओडिशा। ओडिशा जो है वो यूरोप में ही तरफ में है, यूनान की तरफ, ग्रीस की तरफ। ठीक है, ग्रीक्स लोगों ने क्या किया था, एक सीक्रेट रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी बनाया जिसे नाम हिटारिया फिली के नाम दिया गया, हिटारिया फिली के नाम दिया गया। फिर 1821 में एक फुल रिवोल्ट क्रांति होती है, इंडिपेंडेंस मूवमेंट चलता है, इसके अंदर अलेक्जेंडर सिलेंटिस के द्वारा या फिर अंडर द लीडरशिप ऑफ दिस गाय, है ना, अलेक्जेंडर सिलेंटिस। इंटरनेशनल सपोर्ट मिलता है, इंटरनेशनल सपोर्ट मतलब लंदन से इसको सपोर्ट मिलता है, जो फ्रांस इंग्लैंड सबसे इसको सपोर्ट मिलता है ग्रीस को, ताकि वो टर्की से आजाद हो पाए। फिर डिफीट हो जाता है ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन फोर्सेस से। फिर एक ट्रीटीज होती है, सॉवरेनिटी होती है, मतलब एक ऑटोनॉमी 1829 में ट्रीटी ऑफ एड्रिनोपोल साइन होता है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल साइन होता है, और उसके बाद बेवेरिया बेवेरिया नामक राजा को बनाया जाता है ग्रीस का फर्स्ट किंग, बेवेरिया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं डिस्कस द कॉज एंड, ये तो खुद से कर सकते हो, है ना। ट्राई एट होम, ट्राई एट होम, ट्राई एट होम मतलब होमवर्क, सिंपल बात आपका, ट्राई एट होम योरसेल्फ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और आप लोग के लिए शानदार क्वेश्चन लाए हैं ये सारा कुछ। ठीक है, ट्राई एट होम योरसेल्फ।
अच्छा, एक क्वेश्चन है जो नॉट सच इम्पोर्टेंट बट रीड एटलीस्ट वंस बिफोर एग्जाम। ये एक न्यू क्वेश्चन, बट नॉट सच इम्पोर्टेंट। न्यू क्वेश्चन है बट नॉट सच इम्पोर्टेंट। बस आप लोग के लिए एक क्वेश्चन लाए हैं ताकि आप लोग इसको प्रिपेयर करके चले जाओ। ठीक है, एक न्यू क्वेश्चन है जो अभी तक कहीं नहीं आया है, पर ठीक है, आप लोग एक प्रिपेयर करके जा सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसको भी मैं आपको ट्राई करना, घर से खुद से ट्राई करना। ट्राई योरसेल्फ, ठीक है, ट्राई योरसेल्फ प्लीज। आप लोगों के लिए सारा क्वेश्चन लाए के आए हैं। आंसर भी लिखा हुआ है कि आंसर ऐसा नहीं है कि मैं लिख के नहीं जा रहा, आंसर भी लिखा हुआ है, बट खुद से एक बार लिखने की प्रयास करना, तो आप लोग का हैबिट बनेगा। तो आप लोग का क्या बनेगा? हैबिट बनेगा लिखने का। ठीक है, ऐसे सारा कुछ मैंने समझा ही दिया। तो चलिए, अब थैंक यू की बारी है। बस सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ हार्ड। सक्सेस क्या है? का रिजल्ट है हार्ड वर्क का, परसिस्टेंस का, बिलीविंग का और योरसेल्फ। अपने अपने ऊपर बिलीव रखिए, अपने ऊपर कंसिस्टेंसी लाइए, हार्ड वर्क करिए और सारा चीजें आपका हो जाएगा। सारा चीजें आपका हो गया, सारा चीज 95% क्या एसएसटी में 95, एसएसटी में 95 लाना इज मोर, मतलब मोर इजी, बहुत इजी है ना, मोर इजी। चलिए बढ़िया से, अगर आप लोग यहाँ तक बन ही गए हैं तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय, टेक केयर। और अपना जो नोट्स है वो ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। कोई भी दिक्कत हो टेलीग्राम से कांटेक्ट करें, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और पढ़ते रहिए, कीप सब्सक्राइब।